नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी का नाम है गृह लक्ष्मी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुमित्रा जी अपने कमरे में गई और वहाँ से अपनी साड़ी लेकर आई और धानी के ऊपर फेंकते हुए बोली, ये लो और जाओ तैयार होकर आओ। सुमित्रा जी फिर खुद में ही से ही बड़बड़ाते हुए बोली, रंग का तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम कपड़े तो ठीक से पहनो। उसके बाद जो कुछ हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गृह लक्ष्मी। अरे क्या बात है, आखिर तुम दोनों भी देवरानी बनी गई। आयशा और सोनाली के अंजू चाची सास उन दोनों से हंसते हुए बोली। चाची सास की बात सुनकर आयशा और सलोनी की नज़रें झुकी और वह चाची सास के पास जाते हुए बोली, देखिए ना चाची जी, सब तो अपनी देवरानी लाते हैं और हम दोनों अपनी जेठानी लाए हैं। आयशा अपना मुंह बनाते हुए बोली, चाची जी आप ही बताओ, जब अधेड़ उम्र तक चिराग भैया को लड़के नहीं मिल रहे थे तो काली लड़की से ही शादी कर ली। चलो, इतने इंतज़ार के बाद कोई सुंदर लड़की लाते तो हमें भी समझ में आता। एक तो हमने इतनी बेइज्जती देखी, लोगों की बातें सुनी और उस पर भी यह काली लड़की हमारी जेठानी बन बैठी। सलोनी भी चाची सास की तरफ देखते हुए ही बोली, मैं आपको बता रही हूँ चाची जी, मैं तो कुछ दिन बाद अलग रसोई कर लूँगी, अगर इसने मुझ पर हुक्म चलाए तो। चाची सास भी उन दोनों को भड़काते हुए बोली, अरे तुम दोनों पहले से इस घर में हो, तुम क्यों उसकी सुनोगी। तुम तो अपनी धाक दिखाना उसे और अपनी सास को उसकी कमियां दिखाना, तभी तुम दोनों का रुतबा बना रहेगा घर में। सुमित्रा जी आयशा और सलोनी के साथ जो थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वो वहां आ गई और आयशा और सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, शादी का घर है, नई बहू धाने घर में आई है। जाओ आयशा, तुम उससे जाकर पूछो उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और सलोनी तुम जाकर जाने वाले मेहमानों के लिए वो गिफ्ट रखे हैं वो लेकर आओ। सास की बात सुनती आयशा और सलोनी वहां से रफू चक्कर हो गई और फिर सुमित्रा जी अपनी देवरानी अंजू से बोली, मैं तुम्हारा नाम मंथरा रख दूं। अंजू जी ने अपनी जेठानी की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि यह नाम तुम्हारे काम से बिल्कुल मैच होता है। तुमने कभी हम चार देवरानी जेठानी में तक नहीं बनने दी और ना खुद किसी से बना कर रखी। शुक्र करो जो मैंने तुम्हें अपने बड़े बेटे की शादी में बुला लिया, नहीं तो बाकी सबने तो तुम्हें बुलाना ही बंद कर दिया था। तभी वहाँ सलोनी गिफ्ट का पैकेट्स लेकर आ गई। सुमित्रा जी ने एक गिफ्ट का पैकेट और मिठाई का डब्बा सलोनी से लेते हुए अपनी देवरानी को देते हुए कहा, मेरी बहू से दूर रहना, समझी। और फिर राधे राधे बोलकर उन्होंने अंजू जी को जाने का इशारा कर दिया। फिर वे सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, नई बहू को कैसे नीच दिखाया जाए, यह सोचने के बजाय इस पर ध्यान दो कि खुद में सुधार कैसे किया जाए, नहीं तो तुम्हें पता है फिर मेरा। अब जाओ और बाकी का काम देखो और इस अंजू से दूर रहना। आज के बाद देखा ना इससे बात करते हुए तो तुम्हारा सामान पैक करवा कर इसी के घर भिजवा दूंगी। फिर करते रहना सास बहू मिलकर साजिशें। अब जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के बाद आयशा सुमित्रा जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, वो धानी दीदी पूछ रही हैं कि जो सामान उनके घर से आया है वो सब सामान कहाँ रखा है। सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ देखा और बोली, ज़रा पहले पानी दो। लेकिन सुनो आयशा, उसके बैग तो उसी के कमरे में रखे हैं ना। आयशा ने अपनी सास को पानी देते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, बैग नहीं है। दहेज वाले सामान की बात बैग नहीं, दहेज वाले सामान की बात कर रही है दीदी। सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ घूर कर देखा और पूछा, और तुमने क्या कहा। आयशा ने इधर उधर देखा और बोली, मम्मी मम्मी जी, मैंने बोल दिया कि मुझे पता कि मम्मी जी को पता है। मैंने बोल दिया मम्मी जी को पता है। सुमित्रा जी ने आयशा को देखा और बोली, ठीक किया, आगे मैं देख लूँगी, तू जा अपना काम कर। और फिर आयशा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। फिर सुमित्रा जी मेहमानों को विदा करने में लग गई। 2 दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा, इसीलिए धानी चुप रही। और फिर एक दिन सलोनी धानी के पास आकर उससे धीरे से बोली, बड़ी दीदी, आपको पता है आपका सारा दहेज का सामान कहाँ है। धानी ने अनजान सा चेहरा बनाकर ना में गर्दन हिला दी। सलोनी बोली, दीदी
आप ये बात मम्मी जी से पूछना, उन्हें पता है, लेकिन पूछना ज़रूर। ऐसा ना हो कि ठिकाना लगा दिया हो। और फिर अपनी बात बोलकर सलोनी वहाँ से तुरंत 9 2 11 हो गई। सलोनी के जाने के बाद धानी के मन में ये बात खटकने लगी कि सलोनी के कहने का आखिर क्या मतलब है, और उसके घर से आया हुआ सारा सामान है कहाँ। उसने तो लगभग पूरा घर देख लिया है, लेकिन उसे अभी तक अपने घर से आया सामान कहीं भी नहीं दिखा है। कहाँ गया होगा मेरा सामान? कहाँ रख दिया होगा मेरा सामान? ऐसे इन्होंने कहाँ रखा होगा? और फिर वो सही समय का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद सब एक साथ हॉल में बैठे थे। तब धानी ने बहुत हिम्मत करते हुए सुमित्रा जी से पूछा, मम्मी जी, वो मेरे घर से जो दहेज का सामान आया था, वो सब कहाँ है? सुमित्रा जी ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में। क्यों, तुमने देखा नहीं? धानी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, नहीं तो मम्मी जी। साड़ी नहीं, मेरा बेड, अलमारी, मेरी ड्रेसिंग टेबल, ये सब कहाँ है? सुमित्रा जी ने चिराग की तरफ देखा, फिर बोली, क्यों, तूने बताया नहीं अपनी पत्नी को कि उसका सामान कहाँ है? चिराग अपनी नज़रें झुकाए हुए बोला, नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं बताया, और इसने भी तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है। धानी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि वो सामान कहाँ रखा है? सुमित्रा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि उनकी बेटी शिखा का फोन आ गया, और उसने अपने नए घर के गृह प्रवेश का सबको इनविटेशन दिया। फोन रखते ही सुमित्रा जी ने ये बात सबको बताई और अगले दिन की तैयारी करने के लिए कहा। कल सुबह उसके घर पहुंचना है, हम सबको 10 बजे तक, तो सुबह सब 9 बजे तक तैयार हो जाना। और ये कहकर सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गई। धानी और चिराग भी अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाकर धानी ने चिराग से पूछा, चिराग, आप बताओगे मेरा सामान कहाँ है? हमारी शादी को अब 7 दिन हो गए हैं, और अभी तक मुझे मेरा सामान दिखा नहीं है। मैंने पापा और भैया से पूछा, तो वो लोग बोले थे सही सलामत यहाँ सारा सामान पहुँचा दिया गया था। तो ऐसे कहाँ छुपा के रखा है मेरा सामान? कोई प्लास्टिक के बच्चों वाले खिलौने तो है नहीं जो कहीं भी रख दोगे। वो इतना बड़ा बड़ा सामान है। मैंने घर भी पूरा देख लिया है, लेकिन मुझे सामान कहीं नहीं दिख रहा है। चिराग, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चिराग ने धानी की तरफ देखा और अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो फिर बाहर की तरफ चला गया। धानी का मन कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर पूछे, मेरा सामान कहाँ है? लेकिन उसने उस समय शांत रहकर ही बात करना ठीक समझा। थोड़ी देर तक धानी ने चिराग का इंतजार किया, और फिर उसे नींद आ गई। तब वो सो गई। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने उसके कान में बहुत तेज गाने बजा दिए थे। अपने कानों में गानों का शोर सुनकर धानी झल्ला कर उठ बैठी। उसने देखा सामने उसकी सास खड़ी है। फिर उसने टाइम, बाप रे, अभी तो सुबह के 5 ही बजे थे। उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि चिराग जॉगिंग पर जा चुका था। आंखें मलते हुए धानी ने अपने सास से पूछा, मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? सुमित्रा जी गाने बंद करते हुए बोली, देवी जी, अब उठ जाइए। 7 दिन में आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पर सब लोग सुबह 5 बजे उठते हैं? चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज से अगर ठीक 5 बजे तुम नहीं उठी तो तुम्हें इसी तरह उठाया जाएगा, समझ गई? धानी अपनी सास का चेहरा देखने लगी तो सुमित्रा जी ने धानी के माथे में एक चपत लगाते हुए कहा, नजर लगाएगी क्या मुझे ऐसे घूर घूर कर? चल खड़ी हो और दोनों बहुओं के साथ मिलकर सफाई के काम में हाथ बटा। और फिर सुमित्रा जी वहां से जैसे चली गई, वैसे ही धानी ने पीछे से कहा, ये कौन सा तरीका होता है किसी को उठाने का? किसी के कानों पर तेज तेज गाने बजा दो। सुमित्रा जी पलटी और अपने दांत पीसते हुए बोली, शुक्र कर मैंने तुझे पानी डालकर नहीं उठाया, क्योंकि फिर बिस्तर कैसे सूखता। बस यही सोचकर मैंने गाने बजा दिए थे। और अगर कल से ठीक 5 बजे तू बाहर नहीं दिखी तो तू देखना कि मैं क्या करती हूँ। और फिर यह तेरे बाप का घर नहीं है, जो तेरा मन आएगा वो तब तक तू सोती रहेगी, और जब मन करेगा तब उठेगी। अब बाहर आ, कहकर सुमित्रा जी तेज तेज चलती हुई बाहर चली गई। धानी पीछे से बस अपनी सास को देखती रह गई। अपने कमरे से बाहर जाकर धानी ने अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाया, और फिर सब नहाने धोने में लग गई।
नहा धोकर तीनों बहुएं रसोई में मिली तो आयशा और सलोनी आपस में बात कर रही थी कि आज ननंद के घर कौन सी साड़ी पहनकर जाया जाए। धानी भी उन्हें ज्वाइन करते हुए बोली, तुम दोनों मुझे भी बताओ ना, मैं कौन सी साड़ी पहनकर जाऊं। सलोनी हंसते हुए बोली, कोई सी भी पहन लो, ऐश्वर्या तो लगोगी नहीं, और वैसे भी काले रंग पर कहाँ कोई रंग दिखता है, जो मर्जी हो पहनो। और फिर अपनी बात कहकर सलोनी और आयशा एक दूसरे को हाई फाई देकर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को ज्वाइन करते हुए धानी भी हंसते हुए बोली, बात तो सही है यार तुम लोगों की, लेकिन रोशनी की किरण भी अंधेरे में ही दिखती है, उजाले में रोशनी का मजा नहीं आता। तीनों की हंसी की आवाज सुनकर सुमित्रा जी वहां आ गई और तीनों को घूरते हुए बोली, क्या हाहा ठीठी लगा रखी है, चुपचाप नाश्ता बनाओ और इसके बाद कोई आवाज ना सुन लो तुम तीनों की। जल्दी से नाश्ता लगाओ और सबको खिलाकर रसोई साफ करके जल्दी तैयार हो जाओ। 9 बजे तक तैयार मिलनी चाहिए तुम तीनों। चलो अब नाश्ता बनाओ। सुमित्रा जी के जाते ही तीनों अपने अपने काम में लग गई। सबको नाश्ता कराने के बाद आयशा और सलोनी खुद नाश्ता करने बैठ गई। धानी से कुछ बोली नहीं। धानी ने जब देखा कि ये दोनों नाश्ता कर रही हैं, तो वो भी बर्तन साफ करने छोड़कर पहले नाश्ता करने बैठ गई। आयशा और सलोनी ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लिया और अपने अपने कमरे में तैयार होने चली गई। धानी बेचारी पीछे से डाइनिंग टेबल साफ करके रसोई साफ करने लगी। 8 बजे चिराग वहां आकर बोला, तुम अभी तक यहीं लगी हो, कब तैयार होगी। धानी बर्तन धोते हुए बोली, बस ये थोड़े से बर्तन धो दो फिर आती हूँ। और फिर उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोने का काम निपटाया, फिर पूरी रसोई साफ करी। उसके बाद धानी कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आई। उसे देखते ही सुमित्रा जी उस पर चिल्ला पड़ी, धानी ये क्या है, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। 35 साल की उम्र में तुम 25 साल की नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर आई हो। जाओ कुछ हल्का पहन कर आओ। सास की बात सुनकर धानी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मम्मी जी, मेरी शादी अभी 1 हफ्ते पहले ही तो हुई है और इसलिए मेरे पास सब ऐसी ही साड़ियाँ हैं, तो मैं क्या करती, मुझे इनमें से ही एक पहननी पड़ी। सुमित्रा जी ने चिराग की तरफ घूर कर गुस्से से देखा और बोली, एक तो तुम्हारा रंग इतना डार्क, ऊपर से इतनी भारी साड़ी पहन ली, अरे तुम्हें पता भी है तुम लग कैसी रही हो। सास की बातें सुनकर आयशा और सलोनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगी। सुमित्रा जी अपने कमरे में गई और वहां से अपनी एक साड़ी लेकर आई और धानी के ऊपर फेंकते हुए बोली, ये लो और जाकर तैयार होकर आओ। सुमित्रा जी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, रंग का तो कुछ कर नहीं सकते, अरे तो कम से कम कपड़े तो ठीक से पहनो। धानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। धानी अपने आंसू पोंछती हुए कमरे में गई और उसके पीछे पीछे चिराग भी आ गया। चिराग ने कमरे में आते ही उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और सॉरी बोलते हुए बोला, धानी सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मम्मी के आगे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। धानी ने चिराग को धक्का देते हुए गुस्से में कहा, अधेड़ उम्र में क्या बस मेरी शादी हुई है, तुम्हारी नहीं, तो ये ताने बस मुझे ही क्यों, तुम्हें क्यों नहीं, मजाक बस मेरा ही क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं। और रही बात मेरे रंग की, तो तुमने कहा था ना, मेरे रंग को लेकर कभी भी कोई भी कुछ नहीं कहेगा, फिर ये सब क्या है। चिराग तुम्हें पता है, हर लड़की की तरह मैंने भी 25 साल की उम्र से ही शादी के सपने देखे थे, लेकिन नहीं हुई, और मेरी उम्र 35 साल हो गई और 35 साल की उम्र में मुझे तुम मिले और हमारी शादी हुई। मेरे भी तो अरमान है सज सवर के रहने के। कुछ दिन तक तो मैं भी चाहूंगी ना कि मैं अच्छे से रहूं, या फिर अपनी उम्र को देखो और फिर सजू सवरूं, बताओ मुझे। धानी की बात सुनकर चिराग चुपचाप खड़ा था और धानी रोए जा रही थी। थोड़ी देर में चिराग उठा और उसने अलमारी से धानी के लिए एक साड़ी निकाल कर कहा, तुम इसे पहनो, ये हल्की भी है और अच्छी भी है, और तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। चलो जाओ अब तैयार हो जाओ जल्दी से। चिराग नीचे चला गया। थोड़ी देर में धानी तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा चिराग उसका इंतजार कर रहा है और बाकी कोई भी नहीं है घर में। चारों तरफ धानी ने नजरें घुमाते हुए कहा, बाकी सब कहाँ हैं। चिराग हंसते हुए बोला, मैंने सबको भेज दिया, मैं और तुम अकेले जाएंगे गाड़ी में। और चिराग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो चले मिसेस धानी। धानी ने अपना हाथ चिराग के हाथ पर रखते हुए कहा, हाँ जी चलिए मिस्टर चिराग। और फिर धानी और चिराग पूरे घर को लॉक करके अपनी अपनी कार में बैठकर चल दिए। फिर शिखा के घर पहुंच गए।
शिखा के घर पहुंचे तो वहाँ हवन चल रहा था। धानी भी जैसे हवन में बैठने लगी तो उसकी नजरें चारों तरफ घूमी। चारों तरफ देखने पर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहाँ वही सोफा है जो धानी के मायके से आया था। फिर धानी उठी और दोनों बेडरूम में घूम कर आई। उसने देखा वहाँ बेड, अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल सब वही है जो धानी के मायके से आया था। अब धानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका दिल कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछे कि ये सब क्या है। धानी की नजर चिराग पर गई तो जो चिराग अभी तक धानी की ही तरफ देख रहा था उसने धानी से नजरें चुरा ली। धानी समझ गई कि चिराग को सब कुछ पता है। फिर धानी ने पूरे घर में घूम घूम कर देखा तो रसोई में फ्रिज और डिनर सेट, बालकनी में वॉशिंग मशीन, सब धानी का ही था। ये सब देखकर धानी खून का घूंट पी कर रह गई और शिखा का पूरा प्रोग्राम खत्म होने का इंतजार करने लगी। आयशा, सलोनी और सुमित्रा जी और उनकी बेटी शिखा सब समझ गए थे कि धानी ने अपना सामान पहचान लिया है और अब उसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन सुमित्रा जी ने सोचा कि सुबह जो मैंने इसे अपने गुस्से का एक नमूना दिखाया था, ये उसकी वजह से ही चुप रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं और शायद इसीलिए अभी तक चुप भी है। सुमित्रा जी को लगा कि बात संभली हुई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि धानी के अंदर तूफान चल रहा है जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे शाम तक शिखा के सभी मेहमान चले गए, सिवाय शिखा के ससुराल वालों के। अब वहां बस धानी के ससुराल वाले और शिखा के ससुराल वाले थे। सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा बेटा शिखा, अब हम भी चलते हैं, तुम सब आराम करो, अब सारे दिन बहुत हुआ, थक गए होंगे। और सुमित्रा जी ने सबको चलने का इशारा किया तो धानी बोली, रुकिए मम्मी जी, आप सब चलिए, मैं और चिराग यहीं रहेंगे और आप प्लीज इनका और मेरा सामान पैक करवा कर किसी के हाथ यहीं भिजवा दीजिएगा। धानी की ये बात सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि अपने दहेज वाला सामान देखकर भी धानी ऊपर से नॉर्मल रहते हुए नंद के पास और तो और रुकने के लिए बोल रही है। सुमित्रा जी धानी की तरफ चौंक कर देखते हुए बोली, क्यों, तुम यहाँ क्या करोगे रुक कर? ये सब थके हुए हैं, रुकने के हिसाब से फिर कभी आ जाना, अभी घर चलो। सलोनी हंसते हुए बोली, अरे मम्मी जी, हो सकता है कि धानी दीदी को अपने ननद की मदद करनी हो, इसलिए वो यहाँ रुकना चाहती हो। धानी ने सलोनी की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, मैं 2-4 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ जिंदगी भर रहने की बात कर रही हूँ। धानी की बात सुनते ही सब चौंक गए और धानी की तरफ देखने लगे। धीरे से चिराग धानी के पास जाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब क्या बकवास कर रही हो? धानी ने शिखा की तरफ गुस्से से लाल हुई आंखों से देखा और बहुत तेज सुर करते हुए बोली, जब मेरे घर से आया हुआ सारा सामान यहाँ है तो मैं कहीं और क्यों रहूं? मैं भी तो यहीं रहूंगी ना जहाँ मेरा सामान रखा है। धानी का सुर और बात दोनों सुनकर सभी धानी को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। धानी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सोचा था आप लोगों ने? मैं अपने घर का सामान देखूंगी और चुप रहूंगी? वो सामान जिसे मैंने ना जाने कितने दिन तक और कितने बाजार दुकानें देखकर खरीदा था। एक एक सामान मेरा खुद का खरीदा हुआ है और इसके बिल भी मेरे पास है। तो कैसे तुम सबने सोचा कि मैं चुप रहूंगी? और मुझे कोई ये तो बताओ, जरा मुझसे पूछे बिना मेरा सामान यहाँ रखवाने की हिम्मत कैसे हुई? और जब मैंने पूछा कि मेरा सामान कहाँ है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? अब धानी चिल्ला चिल्ला कर सबको घूरते हुए जोर जोर से सवाल कर रही थी। शिखा के ससुराल वाले अचंभे में थे, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही बताया गया था। शिखा अपनी मम्मी पर गुस्सा होते हुए बोली, मम्मी, आपसे बोला था ना बड़ी भाभी को यहाँ मत लाना, अब देखा, कर दिया ना इन्होंने रंग में भंग। कैसे चिल्ला रही है मेरे ही घर में? शिखा की बात बीच में काटते हुए उसकी सास आंखें बड़ी करते हुए गुस्से में बोली, शिखा, चिल्लाओ मत, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे, एक तो तुम माँ बेटी ने उस नई आई हुई लड़की से बिना पूछे उसका सामान यहाँ रखवा दिया और ऊपर से उसे ही बोल रहे हो। और एक बात बताओ शिखा, कि मेरे बेटे के कमाने में कहाँ कमी है? इतना अच्छा कमाता है, तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाता है, तुम्हारे शौक पूरे करता है, और तुमने ये क्या किया? क्या अगर तुम इससे कहती तो क्या ये तुम्हें तुम्हारी पसंद का सामान नहीं दिलवाता? और तुमने क्या कहा था हमसे
कि तुम्हारी बड़ी भाभी ने खुद ही ये सामान यहाँ रखवाया है, क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से ही सब कुछ है। शिखा ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मम्मी ने बोला था कि बड़ी भाभी ने खुद कहा है ये सामान यहाँ रखने के लिए। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा, क्योंकि उसने सारी गलतियां माँ की कह दिया था, जबकि उसने खुद ही कहा था कि मम्मी यहाँ तो घर भरा पूरा है, मेरा नया घर बना है, ये सारा नया नया सामान मेरे यहाँ भेज दो। धानी ने अपने सास और ननद की तरफ देखते हुए कहा, एक दूसरे को घूरना बंद करो और एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा सामान ससुराल में मेरे कमरे के अंदर चाहिए, समझे। धानी की बात सुनकर सलोनी आयशा से बोली, दीदी क्यों न बहती गंगा में हम दोनों भी अपने हाथ धो ले और हमारे जो जेवर मम्मी जी ने अपनी बेटी को दिए हैं वो वापस मांग ले। अभी अच्छा मौका है और धानी दीदी भी अभी हमारा साथ दे देंगी, नहीं तो फिर से तो हमें अपने जेवर भूलना ही पड़ेंगे। आयशा सलोनी को घूरते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या, हमें जिंदगी भर इसी बुढ़िया के साथ रहना है। इनका क्या है, ये तो चिराग भैया को लेकर अलग हो जाएगी या तलाक ले लेंगी, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना। सलोनी ने आयशा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ बोलने और अपने जेवर मांगने। अब चाहे घर से निकाले या इनका बेटा तलाक दे दे, मैं अपना स्त्रीधन नहीं छोड़ूंगी। मेरे मम्मी पापा ने कितने मुश्किल सह सहकर बनवा कर दिए थे मेरे गहने, आज तक शादी के 2 साल बाद भी पापा सुनार का लोन उतार रहे हैं। और फिर सलोनी धानी के पास जाकर खड़े होते हुए बोली, धानी दीदी सही कह रही है, इनसे बिना पूछे ऐसे कैसे इनका सामान ननद रानी को दिया जा सकता है, जैसे मेरे जेवर दे दिए गए हैं और आयशा दीदी के भी जेवर अपनी बेटी को पकड़ा दिए इन्होंने। सलोनी को बोलते देख सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ देखा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे और सलोनी के पति जीत की तरफ देखा तो जीत ने जाकर सलोनी से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सलोनी यहाँ भाभी के साथ खड़े होकर बोलने की। सलोनी ने जीत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपनी मम्मी की बात को सही ठहराने की। उन्होंने मेरे मायके से आए हुए जेवर उठाकर अपनी बेटी को दे दिए और तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अरे ऐसा आदमी भी किस काम का जो अपनी पत्नी के हक में एक शब्द ना बोल पाए। सलोनी को ऐसे बोलते देखकर जीत चिल्लाते हुए सलोनी को थप्पड़ मारने ही वाला था कि धानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ना अत्याचार और गलत सहूंगी और ना ही किसी और के साथ होने दूंगी, समझे देवर जी। अगर अगली बार ये गलती की तो हाथ तोड़कर गले में हार बनाकर पहना दूंगी, यू अंडरस्टैंड। जाओ अपनी माँ के पल्लू में छिप जाओ। चिराग ने धानी का हाथ पकड़ा और बोला, घर चलो, घर चलकर बात करते हैं धानी, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। धानी ने एक झटके से अपना हाथ चिराग के हाथ से छुड़ा लिया और फिर बोली, अच्छा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो ठीक है और थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। सुनो, अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा सारा सामान मेरे कमरे तक नहीं पहुँचा और सलोनी और आयशा के जेवर उन्हें नहीं दिए तो मैं तुम सब पर, यहाँ तक कि ननंद रानी पर भी और उनके ससुराल वालों पर भी दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना और मारपीट का केस कर दूंगी। फिर लेना सब एक साथ जेल वाली ससुराल के मजे। धानी की बात सुनते ही शिखा के ससुराल वाले, जो बड़े भले लोग थे, सीधे लोग थे, एकदम घबरा गए और शिखा से बोले, दे देना इनका सामान वापस, क्यों अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा रही है। शिखा का पति जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था वो शिखा के पास आया और उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से में बोला, या तो जितना इनका सामान है सब वापस कर या मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो जा। तलाक की बात सुनते ही शिखा और उसकी माँ सुमित्रा के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। शिखा ने सुमित्रा जी की तरफ देखा और बोली, ठीक है मैं सामान दे दूंगी 2 दिन के अंदर, बड़ी भाभी आपका सारा सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। शिखा के मुंह से ये शब्द सुनते ही सलोनी बोली, और मेरे और आयशा दीदी के जेवर वो कब दोगी वापस। शिखा ने सलोनी की तरफ घूर कर देखा तो धानी शिखा की तरफ देखते हुए बोली, नजरें नीचे रखो, एक तो चोरी करती हो ऊपर से सीना चोरी करती हो, दो इनके जेवर जितने भी है। सलोनी झट से बोली, मेरी गोल्ड की चेन और कंगन ये पहने खड़ी है।
और मेरा मांग टिक्का पुराने घर पर है, भिजवा दूंगी। तो यहाँ सुमित्रा जी का दूसरा नंबर का बेटा और आयशा का पति दीपक शिखा के पास जाकर बोला, और दीदी, आयशा के गले का सेट और उसके साथ के झुमके और एक अंगूठी भी है आपके पास, वो कब दोगी? शिखा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, पुराने घर पर है, भिजवा दूंगी। अपने पति की हिम्मत देखकर आयशा भी वहां आई और बोली, दीदी, आपने कैसे सोच लिया कि आप किसी के हक पर अपना आशियाना बना सकती हो? थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। फिर धानी ने शिखा को गुस्से से देखते हुए कहा, 1 हफ्ते के अंदर मेरा सामान पहुंच जाना चाहिए, समझी? और फिर धानी वहां से चल दी और उसके पीछे पीछे घर के बाकी सदस्य भी चल दिए। चिराग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, बेटी की हमदर्दी में यहीं रुकना है या यहाँ रुकना है क्या? अगर आज आप यहाँ रुकी तो आप हमेशा यहीं रहना, क्योंकि मम्मी, सारी गलती तो आपकी ही है। शिखा की सास हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटी, अपनी मम्मी को लेकर जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये यहाँ पर। हम शिखा को देख लेंगे, तुम इन्हें लेकर जाओ और आगे कोशिश करना कि ये कम से कम बात करे शिखा से, क्योंकि मुझे अब कोई और बखेड़ा नहीं चाहिए अपने घर में। चिराग ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, और बेइज्जती करवानी है क्या माँ तुम्हें? यहाँ पर रहकर चलो अब। और वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से निकल गया। घर पहुंचती आयशा और सलोनी ने धानी से माफी मांगी। दीदी, हमें माफ कर दो, चिराग भैया सही कहते हैं, इंसान का रंग रूप नहीं, नीयत और सीरत मायने रखती है, और आप दोनों में ही हम सबसे ज्यादा सुंदर हो। हमें माफ कर दो प्लीज, हमने आपके रंग रूप का मजाक बनाया था। धानी ने दोनों को घूरते हुए कहा, गलती तो तुम दोनों ने की है और सजा भी इसकी जरूर मिलेगी। तो सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा तो धानी बोली, सजा यह कि अब से हम सारे काम तीनों मिलजुल कर करेंगी, और दूसरा, आगे से तुम दोनों अपने हक के लिए बोलोगी, चुप नहीं रहोगी, ठीक है? वादा करो मुझसे। और धानी ने अपना हाथ आगे किया तो आयशा और सलोनी ने अपना अपना हाथ धानी के हाथ पर रख दिया। धानी ने भी दोनों से हाथ मिलाते हुए दोनों को खींचकर अपने गले से लगा लिया। फिर आयशा और सलोनी बोली, दीदी, सच में आपके रूप में हमें यहाँ एक बड़ी बहन ही मिल गई है। थोड़ी देर में सुमित्रा जी वहां आई और अपनी गलती का एहसास ना करते हुए धानी को गुस्से से देखने लगी तो धानी जोर से बोली, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास न होता हो तो न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यह समझ लेना कि मेरा रंग रूप जो भी हो, मैं कहीं भी समझौता नहीं करूंगी, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ भी खड़ी रहूंगी। उस दिन से घर के सभी सदस्यों ने सही का साथ देना सीख लिया था, सिवाय सुमित्रा जी के। लेकिन अब वह जब भी कुछ गलती करती, धानी के रंग रूप को कुछ कहती, तो धानी के साथ चिराग भी अपनी मम्मी की बोलती बंद कर देता और सलोनी और आयशा भी उसके साथ खड़ी हो जाती थी। आगे 1 हफ्ते के अंदर धानी का सारा सामान वापस आ गया था और धानी ने अपने कमरे का पुराना सामान छत पर कमरा बनवाकर उसमें रखवा दिया था। सलोनी और आयशा ने भी जेवर वापस पा लिए थे और अब शिखा का घर पर आना जाना, सुमित्रा जी से बात करना लगभग बंद ही हो गया था। अब शिखा तीज त्योहारों पर ही घर पे आती, अपने मायके यूं उठते बैठते नहीं आती। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। क्या रंग रूप को देखकर किसी पर इतनी टीका टिप्पणी करना सही है? आखिर हर व्यक्ति का अपना मन करता है कि वो कैसे कपड़े पहने, किस रंग का कपड़ा पहने। किसी भी व्यक्ति को आईने में देखकर खुद को अच्छा लगता है तो वह वही कपड़े पहने। आखिर उसे टोका टोकी करने का अधिकार किसको है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।